लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जहां पर हम लोगों ने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिस्कशन कर लिया था, हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर ली थी, देन हम लोगों ने कंपनसेशन, पे एंड बेनिफिट्स की बात कर ली थी। हम लोग आगे आ रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एचआर मैनेजर की। एक एचआर मैनेजर के क्या प्रोस्पेक्ट्स। पहले हम लोग जैसे इसमें डिफाइन क्या होगा कि द पर्सोनल इज द फास्ट ट्रैक टू द टॉप एंड ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर आर द न्यू कॉर्पोरेट हीरोज। कि बेसिकली जो पर्सोनल मैनेजर है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जाते हैं या वो बहुत की रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सक्सेस है वो डिपेंड करती है मैन पावर पर, और मैन पावर यानी जो ह्यूमन है वो एसेट्स को जो संभालते हैं वो कौन संभालते हैं, पर्सोनल मैनेजर, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं हमारी सक्सेस में। Then it is said that in the years to come, a tour of duty in the human resource department will be mandatory for any executive in Bangladesh who aims to be chairman of chief executive. बेसिकली जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है एक कंट्री का कि अगर बांग्लादेश में कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा, चेयरमैन बनना चाहता है, तो उसे पहले क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मेंबर है। अगर वो एचआरडी डिपार्टमेंट का मेंबर नहीं है तो वो उस कंपनी का चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बन सकता। यानी एक तरह से वो कहना चाह रहा है कि जो एचआरएम कॉन्सेप्ट है या जो पर्सोनल मैनेजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बिना वो सारी चीजें नहीं कर सकते। देन कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए पर्सोनल मैनेजर में, वो क्वालिटीज क्या हैं उस पर अब ज्यादा डिस्कशन होगा। कि हम लोग ने अभी बात करी जो पर्सोनल मैनेजर है उसके फंक्शंस ये होते हैं, ये कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करे, किस तरह का सिस्टम वो करेगा, प्रोसीजर करेगा, लेकिन अब एक अच्छे पर्सोनल मैनेजर में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले जैसे पॉइंट है वो ए लाइवली इंटेलिजेंस। लाइवली इंटेलिजेंस मतलब उसे सिचुएशन की नॉलेज हो, वो हर चीज को जो भी डिसीजन ले उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पहले वो जस्टिफाई करे कि क्या चीजें सही हैं, जो भी चीजें करी जा रही हैं वो ऑनेस्टली करी जा रही है कि नहीं करी जा रही हैं, लोगों के परसेप्शन को समझे और फिर वो जो भी रिक्वायर्ड डिसीजन है वो ले। यानी उसे लाइवली इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसे सिचुएशन को समझने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो एक अच्छा पर्सोनल मैनेजर नहीं बन सकता है। तो दूसरी बात आती है हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस। फिर ये बोल रहा है कि इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर जेंडर से ज्यादा वो फेवरेबल कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, हम किसी कल्चर पे कर सकते हैं, किसी से एज पे बेसिस पे कर सकते हैं, किसी रिलीजन के बेसिस पे। तो ऐसा बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी के साथ अगर पार्शियलिटी होगी तो बाकी जो मैन पावर है या बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें अनरेस्ट होगा और वो अनरेस्ट कहीं ना कहीं आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा तो उसका जो भी है प्रोडक्टिविटी पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसलिए हमें इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सोनल मैनेजर है उसको बायसनेस से दूर रहना चाहिए, एक फेयर डिसीजन होना चाहिए, वो फेयर डिसीजन सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ सही हो रहा है किसी के साथ गलत हो रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर सिंसियरिटी से वो अपना काम करेगा, फियरलेस से, किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगा और अगर ऑनेस्टी से काम करेगा तो वो एक अच्छा मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर कहलाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज ए कंपेलिंग मैनर। कंपेलिंग मैनर क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप कैसे इंस्पायर हो रहे हैं उस काम को करने में, या कैसे आप इनकरेज कर रहे हैं अपने आप को और बाकी लोगों को भी काम करने में। तो कंपेलिंग मैनर ये है, ये कह रहा है कि आप किसी तरह से मतलब फोर्सफुली कोई काम को नहीं कर सकते, कि आपको पर्सनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया और आपसे कहा कि आपको मैन पावर को मैनेज करना है, तो आपने फोर्सफुली सबसे कहा कि नहीं अगर आप यहाँ काम करेंगे तो हम आपको सैलरी देंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको सैलरी। तो फोर्सफुली चीजें नहीं कराई जा सकती, सबको इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको टास्क देना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। अगर वो टास्क सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा। यानी कंपेलिंग मैनर नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए उसका, एक फेयर चीजें करनी चाहिए उसे। देन अंडरस्टैंडिंग द पीपल, ये जो क्वालिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसका ऑब्जर्वेशन नहीं सही है, वो इंडिविजुअल या मैन पावर की पर्सनालिटी को जज नहीं कर पा रहा है, उनके एटीट्यूड को समझ नहीं पा रहा है, उनके परसेप्शन को समझ नहीं पा रहा है, तो वो उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाएगा अच्छा काम करने के लिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग्स, जो आप लोगों ने ओबी पढ़ा हुआ है,
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसमें भी यही बात कही गई थी कि आपको क्या करना होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर्स हैं या जो मैन पावर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना होगा, उनके समझना होगा, उनके पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ, इन सबको कंसिडर करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग द पीपल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पर्सनल मैनेजर की। देन एक गुड एग्जीक्यूटिव, गुड एग्जीक्यूटिव इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर उसका जो मेन टास्क है वो ये है कि वो पर्सनल डिपार्टमेंट को मैनेज करे, एडमिनिस्टर करे। तो अब यहाँ पर चीजें होती है कि हर जो इंडिविजुअल होता है उसके अलग अलग मोटिव्स होते हैं, अलग अलग उनका परसेप्शन होता है, अलग अलग एटीट्यूड होता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में वो एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और जब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं तो सबके साथ मिलकर काम करना होगा। हो सकता है उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी अच्छी हो लेकिन वो टीम के साथ एडजस्ट ना कर पा रहे एम्प्लॉय, तो ये सारा जो मैनेज करना है वो काम पर्सनल मैनेजर का है कि अगर कोई एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर टीम के साथ या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, तो उसको क्या ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए, क्या उसे समझाना चाहिए, अगर वो फिर भी कंफर्टेबल नहीं है तो क्या किसी दूसरी टीम या किसी ग्रुप के साथ शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये सारे डिसीजन जो होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले या मैनेजर वाले, वो सारे पर्सनल मैनेजर के हैं, इसलिए उसे कहा गया एक गुड एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी डिवाइस करेगी उनको प्रॉपर तरह से इंप्लीमेंट करवा सके। देन एक गुड सेल्समैन, एक सेल्समैन की बात इसलिए है कि सेल्समैन क्या करता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स के सामने या प्रोडक्ट को कस्टमर्स के सामने। तो यहाँ पर सेल्समैन के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है या जो हायर अथॉरिटीज है उनसे इंटरेक्शन जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज है उनका नहीं होता है। तो जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो इंटरेक्शन का मीडियम है वो पर्सनल मैनेजर ही है या जो एचआर मैनेजर है वही है। तो इसलिए उसको एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर सके, एक अच्छी इमेज बिल्ड करे ऑर्गेनाइजेशन की उन एम्प्लॉइज के सामने। अगर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को सही समझेंगे, उन्हें लगेगा ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है तो हमें भी करना चाहिए, तो उनका कमिटमेंट बढ़ेगा, उनकी वैल्यूज एक अच्छी होंगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और ये आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्प करेगा। तो उसे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। देन ए गुड नेगोशिएटर, क्योंकि बेसिकली जो पर्सनल मैनेजर है उसके पास जो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो भी ये सारी प्रॉब्लम्स भी उसके पास आती हैं, तो वो एक अच्छा नेगोशिएटर होना चाहिए। कभी कभी होता है कि जैसे स्ट्राइक्स में आपने कहा होगा कि बोनस से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयज की जो मांग होती है वो एम्प्लॉयर तक पहुंचानी होती है, तो बेसिकली ये नेगोशिएटर का काम करते हैं जो पर्सनल मैनेजर है। तो इनको ये होता है कि एक बैलेंस बना के चलना होता है कि एम्प्लॉयर की नीड्स और एम्प्लॉयज की नीड्स दोनों फुलफिल हो। ऐसा ना हो कि केवल किसी एक ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और किसी एक ग्रुप को ही बेनिफिट मिल रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मैटर्स को वो डील करते हैं, नेगोशिएट करते हैं सारी चीजें। कुछ मांगे उनकी मांगी जाती हैं एम्प्लॉयर्स की, कुछ कहा जाता है कि एम्प्लॉयज को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो ये बैलेंस बना के चलना लेबर और उसको स्ट्रॉन्ग करना पर्सनल मैनेजर का ही काम है। तो नेगोशिएटर का रोल वो प्ले करता है, यानी एक क्वालिटीज भी होनी चाहिए। देन ही मस्ट बी गुड टेक्नीशियन, टेक्नीशियन इसलिए होना चाहिए क्योंकि कभी कभी होता है कि आपने कोई टास्क दे दिया एम्प्लॉयज को और आपने कहा कि ये काम कितने दिनों में करना है, और एम्प्लॉयज ने वर्किंग कंडीशन के हिसाब से या जो भी उसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं उसके हिसाब से आपसे कहा कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, तो अगर वो टेक्नीशियन एक अच्छा नहीं है तो वो ये जज नहीं कर पाएगा क्या ये प्रॉब्लम आ रही है या केवल जो एम्प्लॉइज है वो अपनी तरफ से बहाना बना रहा, काम नहीं करना चाह रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वो गुड टेक्नीशियन है तो उसे पता होगा कि हाँ इस काम को पूरा करने में इतनी दिन लगते हैं या इतना टाइम लगता है, ये मशीनरी ऐसे ऑपरेट करती है, अगर ये ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब आपको चीजें नहीं पता। हेलो हाँ बताइए। सर हाँ गुड मॉर्निंग सर, शो हो रही स्लाइड सर। नहीं शो कर रहे। स्लाइड शो नहीं हो रही है? नो सर, सर स्लाइड शो अभी कर रही थी, अब नहीं हो रही है। देख तो रही है बेटा, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होगी, स्लाइड तो बता रही है। सर सबको नहीं दिख रही है। किसको नहीं दिख रही है? सर सबको सर किसी को नहीं दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही है? एक मिनट अच्छा नो सर। एक मिनट होल्ड करिए, पीछे आ थोड़ा।
यस सर। दिख रही बेटा स्लाइड्स अब? नो सर। अभी भी नहीं आ रही? नो सर। स्क्रीन पे तो शेयरिंग दिखा रहा है बेटा, आ रही होगी। नहीं आ रही। सर अभी तो नहीं आई। फिर से चेक करिए। नहीं आई सर। स्लाइड बिल्कुल विजिबल ही नहीं, कि जो टेक्स्ट है वो नहीं दिख रहा है। सब विजिबल ही नहीं है। तो शेयरिंग तो स्टार्ट है वो। नो सर। सर 1 मिनट रुकिए, हम लोग रिमूव होके फिर से ऐड हो रहा है। हाँ, रिमूव होके ऐड हुई है एक बार। यस सर। ओके सर। नो सर अभी भी नहीं हुई। सर सर थोड़ा नहीं है। दिख रही है अब? नो सर। शेयरिंग तो स्टार्ट है बेटा, दिख रही है यहाँ पर। नहीं दिख रही है सर। मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया है, देख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर हम जो उसका वो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, वो रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, तो उसमें विजुअल देख लीजिएगा। ठीक है, स्लाइड्स को जी। हम लोग पॉइंट्स वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं ना, क्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉइंट्स आप नोट करते रहिए, बाकी हम स्लाइड जब उसमें शेयर करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग में, तब उसमें से आप देख लीजिएगा स्लाइड्स वहां विजुअल की। ठीक है, तो हम लोगों ने एक गुड एग्जीक्यूटिव की बात करी कि एक अच्छा एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए, नेगोशिएटर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक अच्छा टेक्नीशियन होना चाहिए, क्योंकि उसे टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि उस टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, क्या डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो सारी उसे मेजर होनी चाहिए। देन आउटस्टैंडिंग पर्सनल क्वालिटीज, कुछ एडिशनल क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए जो कहीं बुक्स में डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन वो अगर उसमें पर्सनल मैनेजमेंट होंगी तो वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे इसमें बात करेगी कि वो पैशनेट होना चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए या उसे ये लगना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, तो इसलिए मुझे पैशनेट होना चाहिए, मुझे इसमें पूरी तरह से जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज है उनको अच्छे से परफॉर्म करना है, और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है आगे ज्यादा अच्छा सीखने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा मैं सीख सकूं, एक्सपीरियंसेस मैं ले सकूं, इसलिए वो होती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं बहुत इंडिविजुअल से। इसका मतलब आप सोसाइटी में एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पे आ रहे हैं, या आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, और इस वजह से भी आपको ये करना चाहिए, या इस वजह से भी पर्सनल मैनेजर की जो जॉब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें कन्वर्सेशन का आपको मौका मिलता है, आपको ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं जो लेबर लॉज बने हुए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, और जो लोकल लैंग्वेजेस या रीजनल लैंग्वेज में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आपसे बात करते हैं, तो काफी सारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी भी नॉलेज हो जाती है आपको, और एक कम्युनिकेशन बेटर जो नेटवर्क है वो आपके पास स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये कन्वर्सेशन में भी आपकी हेल्प करता है, रीजनल लैंग्वेजेस के जानने में भी हेल्प करता है आपकी। तो पर्सनल मैनेजर में ये भी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, या इस तरह की क्वालिटीज इनबिल्ट हो जाती हैं धीरे धीरे अगर आप उस काम को अच्छे से कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पर्सनल जो मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देन एक कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ये काफी बार आता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एचआरएम में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोगों ने एचआरएम की तो बात करी कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो एक तरह प्रोसेस है जो प्रोसेस डिफाइन करता है कि हमें कैसे ह्यूमन को मैनेज करना है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए क्या करना चाहिए। वो प्रोसेस स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से, और वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, वहां पर पे बेनिफिट्स आते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है, मोटिवेशंस आपके बीच में आएंगे। तो ये सारी चीजें एक कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस होता है।
लेकिन जब हम HRD की बात करते हैं तो ये HRD क्या है इसको आप समझना जरूरी है। तो HRD भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये क्या प्रोसेस है, मोल्डिंग एंड चेंजिंग द स्किल्स। आपको पहले क्या करना होगा, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनको अपनी एडेप्टेबिलिटी यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरत है उन स्किल्स की, उसके अकॉर्डिंग उनको मोल्ड करना होगा। कि आपने रिक्रूट तो बहुत अच्छे जो आपने कैंडिडेट्स करे हैं उनमें बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, लेकिन उनको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट कोई दूसरी होती है और आपने हायर किया है, वो कैपेबल तो है लेकिन वो आपकी अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे, तो आपको मोल्ड करना होगा उन्हें समझाना होगा कि ठीक है आप पहले जहां काम करते थे वो इस तरह से करते थे, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो करना पड़ेगा मोल्डिंग। फिर देन नॉलेज आपके पास होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड की। अगर आपके पास मैन पावर हैंडल करने की नॉलेज नहीं है तो आपके पास दिक्कत हो सकती है। देन क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए, हमेशा नया सोचना चाहिए, नए तरीके से काम को कैसे किया जा सकता है। वो एप्टीट्यूड आप में अच्छा होना चाहिए, हर चीज सिचुएशनल जो भी समझने की चीजें वो होनी चाहिए। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये ना कहा जाए कि कभी भी कोई भी चीजें मैनेजमेंट ने कहा या एम्प्लॉइज ने कहा कि ये चीजें करनी है तो आपने कह दिया कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रेमवर्क होना चाहिए हमेशा कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, हम कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होगी तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी हम पहले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देन वैल्यूज होनी चाहिए, कमिटमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। ये सारी चीजें किस पे बेस्ड होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है और फ्यूचर में जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन सबको इंक्लूड करके, यानी ये जो प्रोसेस है वो ये कहता है आपको मोल्ड करना है स्किल्स को, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप में एप्टीट्यूड होना चाहिए, आप में एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी वैल्यूज होनी चाहिए, आप में कमिटमेंट होना चाहिए, प्रेजेंट जॉब सिनेरियो और फ्यूचर जॉब सिनेरियो दोनों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ फंक्शंस आते हैं HRD में, अब वो फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, सेम उसी तरह से ही होते हैं HRM में होते हैं। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल पहला फंक्शन है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जैसे यहाँ पर भी दिया कि पॉलिसीज या प्रोसीजर्स या टेक्निक्स हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस तरह से हमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। फिर फंक्शनल मैनेजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी तरह का एक रिपोर्ट या फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉइज का, और फिर ये देखते हैं कि क्या जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा था वो उनकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्या वो इफेक्टिव परफॉर्मेंस हो रही है। अगर वो इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम ये सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। देन हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग हम लोग ने पहले भी बात करी, जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो किसी टास्क या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। वहां पर हम वो स्किल्स या नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं एम्प्लॉइज में जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेनिंग नीड्स क्या है। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे हम डिजाइन करेंगे वो हम करते हैं कि हमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देनी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी है, किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में देनी है, कौन इंस्ट्रक्टर होगा, कौन ट्रेनी होंगे, कौन ट्रेनर होगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन हम एक क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि कैसे कंडक्ट होनी है, कितने दिनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, कैसे कैसे होगा, किस टाइम पीरियड पर होगा। देन जो उस ट्रेनिंग को इम्पार्ट करेगा उस ट्रेनर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स उसमें होनी चाहिए, क्या नॉलेज उसे होनी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देन वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है, और उसके बाद फिर हम इफेक्टिवनेस देखते हैं कि क्या ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई कि नहीं। अगर ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं है, इसका मतलब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, या हो सकता है ट्रेनिंग सही से ना हुई हो। तो दोनों ही चीजें होती हैं, तो हमें इसको मेजर करना भी जरूरी होता है कि क्या परफॉर्मेंस बाद में इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। अगर सेम है तो इसका मतलब वो ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं हो पाई है। देन मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जैसे ट्रेनिंग की बात करी वैसे डेवलपमेंट की बात करी। तो डेवलपमेंट में बेसिकली हम ये होता है कि वो सारी स्किल्स या नॉलेज उनमें डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो आगे आके उसके लिए एक अच्छे मैनेजर के रूप में वो एम्प्लॉय डेवलप हो सकता है, या एक अच्छे मैनेजरियल फंक्शन को वो परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी मैनेजमेंट डेवलपमेंट एरियाज की जरूरत है, उसे कौन कौन सी फील्ड की नॉलेज देनी है, वो फील्ड्स के बारे में, एरियाज के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तैयार करते हैं कि कैसे वो प्रोग्राम्स होने चाहिए डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि कैसे अगर आप ये सारी चीजें सीख लेंगे तो आपके फायदे के लिए होंगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल सकता है। देन डिजाइन किया जाता है प्रोग्राम कि कैसे होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे चीजें सीखने को मिलेंगी। देन उसमें क्या क्या स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एक्सपर्टाइज की जरूरत है, कैसे आप यूटिलाइज करोगे और इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करोगे वो डिसाइड करते हैं।
देन फिर इसमें लास्ट में वही आता है कि इवेलुएट करना है आपको कि क्या डेवलपमेंट के लिए अगर एम्प्लॉइज पर टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो क्या वो इफेक्टिव तरीके से सीख पा रहा है या डेवलप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देन कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात होती है। कैरियर प्लानिंग में उसके लिए फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो हम क्या करते हैं। कैरियर प्लान बेसिकली हम एजुकेशन, उसकी हायर एजुकेशन पे भी काम कर सकते हैं, उसको हायर एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं या वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे उसकी कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। इंटरनल मोबिलिटी इसलिए होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉयज काम कर रहा है और हमें लग रहा है कि वो दूसरे टास्क भी परफॉर्म कर सकता है या दूसरी डिपार्टमेंट्स में भी हेल्प कर सकता है, तो इंटरनल मोबिलिटी होती है जहां पर हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उस एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर देते हैं या प्रमोशन देके उसको हायर उसमें लेवल पे ले आते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, और इस तरह की इंटरनल मोबिलिटीज में आते हैं हम लोग। इंटरनल मोबिलिटीज में जैसे हम लोग ने ट्रांसफर की बात करी, तो ट्रांसफर में बेसिकली ये होता है कि सिमिलर रिलेटेड जॉब हो सकती है, जो आप काम कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जॉब हो सकती है, लेकिन वहां पर एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है किसी दूसरी स्टेट में हो, किसी दूसरी सिटी में हो, तो वो टास्क आपको दिया जा रहा हो, या जो भी टास्क दिया जा रहा है वो जो अभी तक आप काम कर रहे थे उसी से रिलेटेड था, तो आपको ये सीखना है कि वो काम कैसे किया जा रहा है। तो आपको पहले तो एक पॉलिसीज या प्रोसीजर बनाना होगा कि किस तरह से हम ट्रांसफर करें, फिर एम्प्लॉयज को गाइड करना होगा कि आपका ट्रांसफर किसी तरह का इनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, बल्कि आपके ग्रोथ के लिए वो किया जा रहा है, आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। फिर उसमें जो ट्रांसफर आपको किया उसको इवेलुएट करना होगा कि क्या हमने अगर ट्रांसफर किया है तो एम्प्लॉयज वहां काम करने से सेटिस्फाई है, कि ऐसा तो नहीं कि हम फोर्सफुली उसको भेज रहे हैं और उसका मन नहीं लग रहा है या उस काम में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना भी जरूरी है कि क्या जो ट्रांसफर का डिसीजन है वो सही रहा कि नहीं रहा। इसी तरह से प्रमोशन में भी आता है सेम, कि अगर हम हायर लेवल पे किसी को भेज रहे हैं, हो सकता है कि पहले वो एम्प्लॉइज बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन जब हमने उसका प्रमोशन कर दिया तो वो हो सकता है बहुत अच्छे से परफॉर्म ना कर पा रहा हो, या जो भी वहाँ टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी हैं वो अच्छे से परफॉर्म ना कर रहा हो, तो ये भी होना चाहिए। दूसरा ये भी होता है कि जब आपको प्रमोशन दिया गया तो फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को प्रमोशन का चांस मिला और कोई बहुत अच्छा काम कर रहा तो उसको चांस नहीं मिला तो वो ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस भी लैग करेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो प्रमोशन पॉलिसीज हैं वो सबको पता होनी चाहिए कि इस बेसिस पे प्रमोशन किया गया है और सब लोग उसके लिए एग्री हों। उसमें भी फिर वही करेंगे हम लोग कि हम लोग इवेलुएट करेंगे कि हमने जो प्रमोशन किया है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, क्या वो पहले जैसी है या उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है। डिमोशंस में ये होता है, कभी कभी होता है कि हमें लग रहा है कि एम्प्लॉयज परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको लोअर लेवल पे डिमोट कर देना चाहिए, डाउनवर्ड असाइनमेंट देना चाहिए, कुछ कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देनी चाहिए। ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज है उसमें हमने टाइम इन्वेस्ट किया, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमें जो भी जितना उससे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो हम कर सकें। अगर वो कैपेबल है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम देके देखें, वहाँ वो उस टीम पे मैच ना कर पा रहा हो या उनके साथ बैलेंस ना बना पा रहा हो सकता है दूसरी टीम या ग्रुप में अच्छा काम करके दे सके, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप डिमोशन भी कर रहे हैं तो ये भी एक फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस एम्प्लॉय का डिमोशन हो रहा है उसे पता होना चाहिए कि किस बेसिस या किस ग्राउंड पर उसे डिमोट किया गया है और क्या मैटर्स थे, किस वजह से थे और मैनेजर ने क्यों डिसीजन लिया, और उसमें इसको ये भी बताना चाहिए कि अगर आपने अभी अच्छा परफॉर्म करके दिया तो हम वापस आपको अपनी पोजीशन दे सकते हैं या आगे की पोजीशन उसके लिए प्रमोट भी कर सकते हैं। देन फिर हमें ये देखना होगा कि अगर हमने डिमोशन किया है तो हमने जो ये डिसीजन लिया है क्या वो बेनिफिशियल है। अगर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो गई है इसका मतलब जो हमारा डिसीजन था वो सही नहीं था, तो हमें उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी हमें देखना होगा। देन रिटेंशन एंड रिटेंचमेंट मैनेजमेंट, ये जो होता है ये लास्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको लग रहा है कि हमने कई बार मौका दिया लेकिन जो एम्प्लॉय है वो मिसफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि हमें रिट्रेंच कर देना चाहिए, उसे किसी ना किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन से हटा देना चाहिए या उसके काम को कम कर देना चाहिए कि आपकी ये लिमिटेशंस है, आपको इतना ही काम करना पड़ेगा, या ये इंस्ट्रूमेंट कभी कभी होता है इंस्ट्रूमेंट से भी हम मना कर देते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट इतने दिनों तक आप नहीं काम कर सकते जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, तो ये भी हो सकता है, एक डिसीजन हो सकता है। देन चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कभी कभी हमें लग रहा है कि ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है या बिहेवियर है या जो वर्किंग कंडीशंस है वो सुटेबल नहीं है, इसकी वजह से वो एम्प्लॉयज काम नहीं कर पा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करके देखा जा सकता है, स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है,
किसी तरह से जो उसके लाइन मैनेजर हैं, स्टाफ मैनेजर हैं, उनमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, किसी दूसरे ग्रुप में उसको भेज के देखा जा सकता है, और क्या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बरकरार रह रही है कि नहीं रह रही है। ग्रुप बिहेवियर उसका देखा जा सकता है कि क्या हो सकता है दूसरे ग्रुप के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हो, और अगर वो अपनी नॉलेज के हिसाब से या अपनी स्किल्स के हिसाब से वहाँ अच्छा परफॉर्म करके देख रहा है तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं ये आप मैनेज कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज किया जाए। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट है। एचआरडी जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि आपको लास्ट ऑप्शन तक वेट करना है कि एम्प्लॉयज को अगर हमने एक बार एक्वायर करा है तो हमें लास्ट ऑप्शन तक ये वेट करना है कि कहां तक हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको चांसेस देने जरूरी हैं कि ओवरऑल हम उसको चांसेस दें इम्प्रूव करने के। अगर लास्ट में भी हमें लग रहा है कि वो इम्प्रूव नहीं होता है तब एक लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम उसको रिट्रेंच कर दें। लेकिन जब तक हम लग रहा है कि हमें उसे इम्प्रूव कर लेना चाहिए या उसको डेवलपमेंट का मौका देना चाहिए तब तक हमें वो देना चाहिए। इस यानी एचआरडी जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि आपको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी टास्क के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने चाहिए, एम्प्लॉयज के टास्क में चेंजेस करने चाहिए ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो सफल ना हो। यानी आज जो हम लोगों ने चीज़ें अभी इस में यहाँ तक पढ़ी हुई हैं पहली यूनिट्स में, तो हम लोगों ने जो भी चीज़ें करी हैं, पहला तो हम लोगों ने ये करा है कि एचआरएम कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो एम्प्लॉयज़ क्या हैं, बेसिकली ह्यूमन एसेट्स हैं, उन एसेट्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी पे फोकस है हमारा। देन एचआरएम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने बात करी कि जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, की एक्टिविटीज़ होती हैं एचआरएम की, वो एक होती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन पे एंड बेनिफिट्स, देन लेबर रिलेशन। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी कि एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो हम लोगों ने कहा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली 3 बेसिस या 3 तरह से हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड होते हैं। हर इंडिविजुअल या ग्रुप का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सीखना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है या अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए। सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि जो भी सोसाइटी है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, एक बेस्ट या सुटेबल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिले, जो किसी तरह से या जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ कर रहा है वो एथिकल हो, उससे किसी तरह से सोसाइटी को हार्म ना हो, तो ये सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। देन हम लोगों ने नीड्स की बात करी कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या होती हैं, इंडिविजुअल की नीड्स क्या होती हैं, पीपल एंड प्रोडक्टिविटी में रिलेशनशिप क्या है। देन हम लोगों ने बात करी है कि ह्यूमन रिसोर्स जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें डिफरेंट फील्ड्स का इनहेरेंट किया गया है। इसमें इकोनॉमिक्स भी आती है, इसमें साइकोलॉजी भी आती है, इसमें सोशोलॉजी भी आती है, इसमें लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें एम्बेडेड हैं और एचआर जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी है और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए पर्सनल मैनेजर और एचआरएम में डिफरेंस, कि पर्सनल मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने जो डिफरेंट डायमेंशंस थे वहाँ पर हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्कस किया। देन हम लोगों ने एचआरएम फंक्शन की बात करी। जो एचआरएम फंक्शन वो बेसिकली 2 चीज़ों में प्रोसेस जो होता है, एक तो होता है मैनेजरियल फंक्शन या मैनेजरियल प्रोसेस, जहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग की बात करी हम लोगों ने। देन उसकी जो ऑपरेशनल फंक्शन होता है, उसकी ऑपरेशनल प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। तो हम लोगों ने कहा जो ऑपरेशनल प्रोसेस होता है वो बेसिकली होता है एक्विजिशन, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कंपनसेशन, लेबर रिलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, देन फेयरनेस। देन पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या है मैनेजरियल जॉब के, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी। जनरली मिस्टेक्स क्या होती हैं हम लोगों ने वो यहाँ इस यूनिट्स में डिस्कस किया कि जो एचआर मैनेजर है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उससे क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं कि वो सही से मैनेज नहीं कर पाता ह्यूमन को। एचआर कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें रिजल्ट लेना है, लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या है, स्टाफ मैनेजर्स क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क क्या है, एचआर फंक्शन क्या है, वो बेसिकली लाइन फंक्शन, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन और स्टाफ फंक्शन होता है। डिफरेंट जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं, ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, उनकी हम लोगों ने बात करी, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या परफॉर्म करनी है। एचआर कंपोनेंट्स की बात करी, कंपोनेंट्स में हम लोगों ने डिफरेंट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पे एंड बेनिफिट्स इसकी बात करी। रिक्रूटमेंट कैसा है, रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन टूल्स में क्या क्या आते हैं, जो हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप कहा कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेफरेंस चेक करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लेना है, परफॉर्मेंस टेस्ट होना है, देन फाइनल इंटरव्यू होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आते हैं, स्टेप्स आते हैं, वो हम लोग ने डिस्कस किए। देन हम लोगों ने बात करी प्लानिंग
कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है। देन हम लोगों ने बात करी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, डेवलपमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं, जॉब एनालिसिस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स क्या है, ब्रीफ में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया, सोर्सेस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। देन हम लोगों ने पे एंड बेनिफिट्स की बात करी कि पे एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इस पर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। देन इसी के बेसिस पे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। इंसेंटिव, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, टीम या ग्रुप इंसेंटिव्स या ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स क्या होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स एचआर मैनेजर के क्या हैं, एचआर मैनेजर में पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने यहाँ पर। देन लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है और उसके बारे में हम लोगों ने क्या चीज़। तो आज का जो हम लोग का डिस्कशन है वो यही हम लोग करते हैं कि यहीं तक ही रख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो 2-3 टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, 2-3 चीज़ें रह गई कि ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें अभी आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं आप लोग।